जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आधुनिक भारत के निम्न जातीय आंदोलन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या है? आधुनिक भारत के निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन आधुनिक भारत में क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं। पहले कारण देखते हैं, कारण क्या है। क्या निम्न जाति नहीं थी पहले? प्राचीन काल में अगर हम देखें, प्राचीन काल में तो अगर वैदिक काल तक छोड़ दीजिए, वैदिक काल तक स्थितियां ठीक थीं। वैदिक काल तक जो वर्ण जातियां बची हुई थीं, 4 जातियों में, वो 4 जातियां थी, उसमें सबसे निम्न जो शूद्र थे उन पर अपात्रताएं आई थी, लेकिन उतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद गुप्तोत्तर काल तक इतनी ज़्यादा अपात्रताएं हो गई शूद्रों पर, उसमें अंत्यज जातियां हो गई। अंत्यज में तमाम सारे ऐसे हो गए अछूत, उनको गांव के बाहर मतलब अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। बहुत सारे हैं, उनकी परछाई पड़ जाए तो दिक्कत होती थी। तो लेकिन उस समय ये विद्रोह नहीं हुआ। अब क्या कारण था कि इस समय विद्रोह हुआ? तो उसके मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि ब्रिटिश काल में जाने अनजाने में ब्रिटिशों ने अपने यहाँ का जो रूल्स थे वह यहाँ भी लागू किया उन्होंने। तो उसमें 1861 में एक समान दंड संहिता, और दूसरा जो है 1872 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता। ये लागू हुआ सॉरी। इसके लागू होने से क्या हुआ कि पहले था ब्राह्मण को दंड अलग, किसी एक ही कृत्य के लिए ब्राह्मण को अलग, वैश्य को अलग, क्षत्रिय को अलग दंड और शूद्र को अलग दंड। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अगर किसी ने हत्या किया तो हत्या का लगेगा, किसी ने ज़मीन हड़पी है तो ज़मीन हड़पने का लगेगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो। ये चीज़ें आई। पहला तो हुआ। दूसरा ट्रेन था। अब ट्रेन में टिकट लागू हो गया, पैसा दो टिकट लो, कहीं बैठो। गांव में था, आप नहीं बैठ सकते थे, बगल में उच्च जाति है तो निम्न जाति नहीं बैठ सकते थे। यहाँ तक कि उनके मोहल्ले में नहीं जा सकते थे, उनके कुएं में पानी नहीं भर सकते थे, उनके मंदिर में नहीं जा सकते थे। बहुत सारी अपात्रताएं थी। अब ट्रेन में बैठ गए, बगल में हम टिकट लिए, भाई क्यों नहीं बैठेंगे? वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अगर वहाँ कुछ करते तो ये एक समान दंड संहिता थी। तो पता चला कि अगर मारपीट करते तो ये भी लगता। राजनैतिक जागरण हुआ। अब जनसंख्या में तो अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी जातियां थी, अंत्यज जातियां थी, वो ज़्यादा थीं। ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोग उतने नहीं थे। लीडर वही थे लेकिन उतने नहीं थे। अब बिना उनको साथ लिए राजनैतिक गतिविधियां कैसे संचालित की जाए? अब मजबूरी हो गई कि अगर उनको साथ नहीं लेंगे, संख्या बल उनके पास नहीं रहेगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, उनके साथ मुट्ठी भर लोग चलेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि राजनीति जो है संख्या बल का खेल है। अगर संख्या बल आपके साथ नहीं है तो आप राजनीतिक रूप से शून्य हैं, अगर संख्या बल आपके साथ है तो राजनीतिक रूप से शेर हैं। यहाँ पर राजनीतिक जागरण ने उनको साथ लेने के लिए, उनके अंदर सुधार करने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए, लोगों के अंदर उच्च जातियों को उनको एक्सेप्ट करने के लिए, मनाने के लिए बहुत सारे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे उच्च वर्ग के लोग आकर्षित किए। हालांकि मध्यकाल में अगर देखा जाए सवर्ण जातियों को इस तरह की जो जागरण हुए निम्न जातियों के प्रति, उसमें निम्न जाति के रैदास, पीपा, धन्ना, कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, तो ये सब सारे लोग आए। लेकिन
यहाँ पर हम देखते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के लोग आए, लेकिन सबके जो प्रयास हुए वो बहुत सीमित थे, बहुत कारगर नहीं हुए। अब जो है स्थिति बदली, इसलिए क्यों बदली, ये जो प्रोसीजर कोड आया, ट्रेन, राजनीतिक जागरण, बहुत सारे ऐसे कारण आए कि निम्न जातियों से लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किए। क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं, साथ में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है बैठने, अगर आदमी ज़िंदगी भर नहीं बैठा तो बैठने में घबराएगा। और पहली बात, जो निम्न जाति हो घबराएगा और जो उच्च जाति का है वो बैठने नहीं देगा। तो ऐसे में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था, आप सभी जानते हैं, केवल रंग भेद के कारण। तो ऐसे में घटनाएं घटित होने लगीं। और जब उच्च वर्ण के बात आती है तो इसका स्वरूप जो देखा जाए, शुरुआत में ब्राह्मण विरोधी ही था, ब्राह्मण विरोधी, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर इन्हीं के ऊपर आक्षेप किया गया कि धर्म के नाम पर इन्होंने ही ये डराए हुए हैं, इन कर्मकांड सारा इन्हीं के बल में था। तो सारे जो धार्मिक रीति रिवाज थे इन्हीं के बनाए हुए थे, जो भी बनाए हुए थे इन्हीं के बताए जा रहे थे। तमिलनाडु की बात अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में हुआ ये कि वहाँ पर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ। और निम्न जात के किसी नेता ने बताया कि जो वहाँ पर कांग्रेस समिति के लिए 15 सदस्य भेजे गए थे, उसमें 15 सदस्यों में 14 ब्राह्मण थे, एक ही गैर ब्राह्मण था। ये कांग्रेस समिति के लिए तमिलनाडु से जो भेजे गए थे, उसमें तमिलनाडु ही था। इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं शुरू हुई। जो प्रमुख मोड़ आया वो आया जस्टिस पार्टी के रूप में, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ के रूप में पी त्यागराज चट्टी और टी.एम. नायर ने मिल करके दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ 1917 में बनाई और बाद में इसका नाम न्याय दल कर दिया, जस्टिस पार्टी। और जस्टिस पार्टी के सभापति 1937 में चुने गए रामास्वामी नायकर। इसी जस्टिस पार्टी के पहले दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ 1917 में इन दोनों ने बनाई, किसने, पी त्यागराज चट्टी और टी.एम. नैयर ने। इसका नाम बदल करके दक्षिण भारत 1917 में बनाई, इसका नाम बदल करके न्याय दल बाद में हो गया, जस्टिस पार्टी हो गया। जस्टिस पार्टी को 1937 में सभापति कौन बनाए गए, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर थोड़े से उग्र स्वभाव के थे। इन्होंने पुराणों को, ये जो है डरते उड़ते एकदम नहीं थे। इन्होंने जो मूर्तियाँ थीं, मंदिरों की मूर्तियाँ थी या देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं, इनको चप्पलों से पीटा, जनेऊ तोड़ डाले लोगों के, इतने थोड़े से अग्रेसिव टाइप के थे। इसके अलावा इन्होंने पुराणों को परियों की कथाओं के रूप में चिन्हित किया और सीधा सीधा ब्राह्मण हिंदू धर्म के बारे में कहा कि इसको, कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में बदली नहीं जा सकती हैं, इनको छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, समाप्त करना ही श्रेयस्कर होता है। तो इस तरह के ये थे, ये बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। इन्होंने जो होटलों पर जाति सूचक शब्दों रखे जाते थे कि जिससे जाति परिलक्षित होती थी, उच्च वर्ण की जात परिलक्षित हो रही है, उच्च वर्ण ही थे, उनके होटल थे, उनके रेस्टोरेंट थे या उनके जो भी संस्थान होते थे, उसको उन्होंने तारकोल से पुतवा दिया, जनेऊ तोड़ डाले कितने जो लोगों के। तो इनको जो है पेरियार, या उस समय जो है इनको पेरियार कहा गया, या पिता के रूप में, धर्म रक्षक या पिता के रूप में देखा जाने लगा। ये हुई तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी और नायकर की बात। इन्हीं के दोस्त थे सी.एन. अन्नादुरई, तमिलनाडु में ही सी.एन. अन्नादुरई डीएमके। इन्होंने सी.एन. अन्नादुरई 1909 से 1969 इनका कार्यकाल, जीवन काल रहा है, 1909 से 1969 तक सी.एन. अन्नादुरई का। और ये जो है नायकर के मित्र थे, किसके, रामास्वामी नायकर के मित्र थे, जो न्याय दल के सदस्य थे। बाद में न्याय दल का नाम बदल करके इन्होंने
1944 में द्रविड़ कड़गम रख दिया। क्या रख दिया? द्रविड़ कड़गम। और द्रविड़ कड़गम के बाद 1949 में जब इनकी पार्टी दो फाड़ हो गई या बट गई, तो CN अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये द्रविड़ कड़गम का मतलब है द्रविड़ संघ है। क्या होता है? द्रविड़ कड़गम मतलब द्रविड़ संघ। बाद में इन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपनी पार्टी कर दिया 1949 में। 1962 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1967 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार या CN अन्नादुरई की सरकार बनी तमिलनाडु में। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और राज्यों के, भारत के जो कह सकते हैं ये थोड़े से राज्यों की स्वायत्तता ज़्यादा चाहते थे, राज्यों की स्वायत्तता के पक्षधर थे। और उस समय इन्होंने तमिलनाडु के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तमिलनाडु में जो स्वायत्तता की जो उन्होंने अच्छे नेक भारत के जो भारत संघ में आस्था प्रकट करते हुए कही थी, लेकिन उसकी जो हल्की सी एक रेखा दिखती थी या विभाजन या कह सकते हैं कि एक दरार जो भारतीय संघ के लिए दिखती है, ये आज भी कहीं कहीं तमिलनाडु में अगर कोई भारतीय एकीकरण चाहे भाषा के नाम पर हो, एकीकरण के नाम पर हो, आज भी वो उसका असर यहाँ पर मौजूद हमें कहीं न कहीं किसी न किसी बात पे दिख जाता है। इसके बाद अगले जो अस्पृश्यता के लिए, ये जो है तंतवाय जाति के थे, CN अन्नादुरई तंतवाय जाति के थे, एक अस्पृश्य जाति है, इसीलिए जो है इनको, और यहाँ पर भी आप देखेंगे रामानंद स्वामी नायकर, ये सब लोगों ने उसी निम्न जातीय आंदोलन, CN अन्नादुरई भी कांचीपुरम के तंतवाय जाति के थे। नारायण गुरु ये एझवा जाति के थे, एझवा थे अस्पृश्य जाति थी केरल की। 1854 से 1928 इनका समय था। इन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत ही प्रबल ढंग से प्रयास किया और अपने से नीची अस्पृश्य जातियों को अस्पृश्यता खत्म करने के लिए प्रयास किया। और मंदिर में चूंकि उसमें प्रतिबंध था अस्पृश्य जातियों का, जानते, उसने मंदिर ही बनवा दिया कि मंदिर अलग बनवाया, मेरा बनवाया मंदिर, इसमें सब जाएंगे, भगवान किसी के अकेले के नहीं हैं। और इसीलिए उन्होंने मंदिर निर्माण किया, विवाह संस्कारों को सरल किया, अंत्येष्टि संस्कार को सरल किया, अन्य संस्कारों को इन्होंने सरलीकृत किया ताकि जटिल संस्कारों के नाम पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व ना झेलना पड़े। उन्होंने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। इससे मानवता, ये जो अस्पृश्यता का जो एक अस्पृश्यता का एक फैलाव था, उसको रोकने में मदद मिली। इन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से इन्होंने अपने अस्पृश्यता विरोधी प्रचार और सारे काम इन्होंने किए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, नारायण गुरु 1854 से 1928। और इनका जो मुख्य एक नारा था, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधुनिक भारत के निम्न जातीय आंदोलन की जब जहाँ तक बात आती है, तो यहाँ पर ज्योतिबा गोविंदराव फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा के बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिबा राव फुले या ज्योतिबा गोविंदराव फुले के बारे में। इन्होंने 1827 से 1890 इनका जीवन काल है और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। ये ज्योतिबा गोविंदराव फुले शुरू से ही थोड़े से जैसे गांधी जी को एक सदमा लगा था जब उनको ट्रेन से निकाल के फेंक दिया था फर्स्ट क्लास से, धीरे धीरे उनको डाइवर्जन हुआ कि रेसेस या गुलामी बहुत बड़ी बाधा है मानव जीवन के लिए। तो इसी तरह से इनको एक ब्राह्मण, पहले एक ब्राह्मण मित्र के शादी में चले गए थे, एक ब्राह्मण ने फटकारा इनको बहुत बुरी तरह से। इसी तरह से कई घटनाएं हुई इनके जीवन में, तो इससे इन्हें बड़ा आहत हुए। इन्होंने कई विद्यालय खोले जो स्त्रियों के लिए थे, अनाथ बच्चों के लिए, दलित वर्ग के लिए, लेकिन
इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और ये विद्यालय बंद करने पड़े। यहाँ तक कि इनके पिता ने इनकी पत्नी और इनको, ज्योतिबा गोविंदराव फुले, दोनों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये हार नहीं माने, इन्होंने लगातार प्रयास किया और अपने नगर पालिका या अपने क्षेत्र में दलित लोगों के लिए और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ये काम करते रहे। विद्यालय इन्होंने स्थापित किए और लगातार विरोध के बावजूद ये इस क्षेत्र में काम करते रहे। 1876 में इन्हें पुणे नगर पालिका का जो सदस्य चुना गया। इन्होंने धर्म तृतीय रत्न या पुराणों का भंडाफोड़ नामक इनके प्रकाशन, जो पुस्तकें हैं, पुराणों का भंडाफोड़, इशारा या एक चेतावनी, ये इनके प्रकाशन हैं। इनको शिवाजी की जवानी, 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे, महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले। और इन्होंने सत्यशोधक समाज जो 1873 बनाया, इसका काम ही था कि दलित और पिछड़े जो निम्न जाति के निम्न वर्ग के लोग हैं, ये इनको न्याय मिल सके। इनका फुले नाम एक क्यों पड़ा, ज्योतिबा गोविंदराव फुले, इसके बारे में है कि पेशवाओं के, इनके पूर्वज जो है, जो मराठा पेशवा थे, उनके लिए फूल मालाएं ले आते थे, तो इसी वजह से इन्हें फुले कहा जाने, इनकी जाति को फुले कहा जाने लगा, ज्योतिबा और गोविंदराव फुले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात अगर करते हैं तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये महू में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश के महू में, एक अस्पृश्य जाति महार कुल में। – 1935 में इनका विवाह हुआ रमाबाई से, जो इनकी जाति की ही थी, लेकिन 1935 में उनकी 1905 में रमाबाई से हुआ और 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1948 में उन्होंने दूसरा विवाह किया शारदा कबीर से, ये सारस्वत ब्राह्मण थी बॉम्बे की। इन्होंने आजीवन दलित जातियों के लिए या निम्न वर्ग के लिए सदा प्रयास किया, उनके उत्थान के लिए प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने खुद को बहुत मजबूत बनाया। एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पीएचडी या एमए करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए। यहाँ इन्होंने एमए पीएचडी की और इसके बाद ये बैरिस्टर बनकर के 1923 में भारत आए। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और लगातार लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। 1924 में बनाने के बाद 1930 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और दोनों 3 गोल सम्मेलन जो हुए थे, इसमें इन्हें दलित प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया। जब सांप्रदायिक निर्णय दिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, उस समय दलित लोगों के लिए अलग, इनकी मांग पर अलग इन्होंने मांगा था वोट देने का अधिकार, तो अलग जो है वोट देने का अधिकार, अलग क्षेत्र उनको दिया गया। तो ऐसे में इन्होंने, गांधी जी ने किया कि इनको अलग नहीं दिया जाना चाहिए। सवर्ण के जो जनरल या कैंडिडेट हैं उसी में इनको रिजर्व कर दिया जाए सीटें, और उस पर गांधी जी आमरण अनशन किया। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ या गांधी जी और अम्बेडकर में समझौता हुआ और जनरल जो इलेक्शन थे उसी में ही दलितों को अलग रिजर्वेशन दिया गया। इससे अम्बेडकर जो है काफ़ी सरकार के रवैये से, कांग्रेस के रवैये से बहुत दुखी थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के चलते रहने की एक तरह से वकालत की और कहा कि जो है ये दलित हितों की सुरक्षा कांग्रेस या इस तरह से लोग नहीं कर सकते हैं। 1942 में इन्होंने अनुसूचित जातीय संघ का निर्माण किया और बाद में हम देखते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पृश्यता का अंत 1955 में एक कानून के द्वारा, अस्पृश्यता का अंत इसी संविधान के द्वारा दलित जातियों के लिए, पिछड़े जातियों के लिए अलग अलग प्रावधान करके आज जो स्थितियां भारतीय सामाजिक समरसता की बनी हैं,
या जो समृद्धि हर तबके में आई है। नहीं तो क्या होता, अगर एक ऊपरी लेयर आगे बढ़ता, निचला लेयर रह जाता, तो जो सब हर तबके में जो समृद्धि आई है, नीचे से ही पूरा समृद्ध हुआ है पूरा भारतीय समाज। तो समृद्धि का कारण वो हमारा संविधान है, और संविधान के जो शिल्पकर्ता हैं वो अम्बेडकर हैं। तो इस तरह से आधुनिक भारत के निम्न जातीय आंदोलन में कुल जो जिन लोगों का योगदान है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमारी जानकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।